स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं अंकित पाल आज आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है, ये भी एक साइंस है, ये भी एक विज्ञान है। जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, ऐसे भूगोल भी एक विज्ञान है, एक साइंस है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, भूगोल क्या है। ठीक है, जियोग्राफी यानी कि जियो दो वर्ड से मिलकर बना है प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो जियो का मतलब होता है भू। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इन दो वर्ड से मिलकर बनता है जियोग्राफी यानी कि भू यानी कि पृथ्वी, हमारी अर्थ। ठीक है, और स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना। ठीक है, उसी को बोलते हैं जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत जितने भी हमारे पृथ्वी पर जहां हम जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है, ठीक है, जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, सबसे रिलेटेड है ये। ठीक है, अर्थ और संरचना है। जो वर्ड भूगोल जियोग्राफी, जो वर्ड इसकी एक डेफिनेशन होती है, जो पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक वैज्ञानिक हुए एराटोस्थेनीज। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 276 से 144 BC। ठीक है बच्चों, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, एराटोस्थेनीज थे ये, इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के निवासी थे। ठीक है, और ये एक भूवैज्ञानिक यानी कि भूगोलविद, खगोलविद, गणितज्ञ, व संगीतकार और कवि भी। ठीक है, कवि भी थे। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। कौन? एराटोस्थेनीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। नोट करते रहना बच्चे और समझते रहना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे, जिनका नाम है हिकेटियस। नंबर 1, नंबर 2 हिकेटियस। ठीक है, ये भी कौन थे? खगोलविद। व भूगोलविद। ठीक है बच्चों, और जो हिकेटियस थे ये इनको भी बोला जाता है क्या? फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अब आपके मन में यहां से क्वेश्चन उठा होगा कि भाई इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं और इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, तो एग्जाम में क्या लगा के आए? देखो यहाँ पर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल
के पिता। ठीक है, वो किसको कहा जाता है? एराटोस्थेनीज। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल के पिता। अगर एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो कौन? हिकेटियस। अगर एग्जाम में आता है व्यवस्थित भूगोल के पिता, कौन? एराटोस्थेनीज। ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये जो हिकेटियस थे, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा गया था? ठीक है, 16वीं सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, सॉरी, 6वीं शताब्दी में इनकी एक बुक आती है, बुक प्रकाशित होती है इनकी जस्ट पीरियड के नाम से। ठीक है, और इसी के आधार पर, जस्ट पीरियड के आधार पर ही इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करो। इसके बाद एक और आते हैं जो हमारे भूगोलविद हुए, जिनका नाम है जेम्स रेडले। ठीक है, नोट करो यहां तक। नोट कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, एक चीज और नोट करना है यहाँ पर, ये जो हिकेटियस साहब थे ना, ये भी यूनान के रहने वाले थे, यूनान निवासी। ठीक है, देखो यूनान ने हमें कितने कितने महान वैज्ञानिक दिए, यूनान से कितने महान वैज्ञानिक हुए। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों ने ये तो नोट कर लिया होगा। और जिन्होंने भी नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, लेकिन नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, जेम्स रेनले। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारतीय भूगोल के पिता। ठीक है, अब इन्हें फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है, किस आधार पे बोला जाता है? तो बच्चों, इन्होंने जो किया, इन्होंने भारत का सटीक मानचित्रण, इन्होंने भारत का सटीक मानचित्रण किया है। ठीक है बच्चों, और समुद्र व स्थल, समुद्र व स्थल के बारे में जानकारी दी है। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए आपको, आपके पास यहाँ से। ठीक है, देखो एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है ज्योग्राफी के बारे में, आपको पता भी तो होना चाहिए कौन कौन से भूगोलविद हुए। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन हुए? एराटोस्थेनीज। ठीक है, यूनान के निवासी थे और इन्हें बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता। अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो कौन? हिकेटियस। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो कौन? जेम्स रेनले। ठीक है बच्चों, नोट करो फटाफट। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में।
यानी कि यूनिवर्स। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा उठता होगा। ठीक है बच्चों, ये क्यूरियोसिटी उठती होगी कि भाई पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा या ये ब्रह्मांड या ये गैलेक्सी कैसे बनी। ठीक है बच्चों, तो चीजों को समझना, थोड़ी समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो क्या हुआ, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, देखो आप सभी लोगों ने सोचा होगा, देखा भी होगा आज तक, ब्रह्मांड में क्या है, हर चीज मोशन में है, गति में है। हर चीज एक मोशन में चल रही है, गति में चल रही है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। ठीक है, और जब कहीं मोशन होता है तो जो दो धूल के कण होते हैं या जो कोई ठोस कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और जब कोई धूल के कण या ठोस के कण आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि घर्षण। और जब घर्षण होता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, और जब एनर्जी क्रिएट होती है तो दो कणों के बीच या धूल के कणों के बीच या ठोस कणों के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण वो एक दूसरे के और आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझना। तो ये चीज थी, ब्रह्मांड में हर चीज मोशन में है, गति में है। तो क्या होता है, सबसे पहले कि एक धूल के कण, ठीक है, बहुत सारे धूल के कण होंगे ब्रह्मांड में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं, सब मोशन में थे, धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्स हुआ, ये आपस में टकराते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण फोर्स के कारण, फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पहले ये दूर दूर थे, फिर एक दूसरे के नजदीक आए और एक मास बन गया। ठीक है, एक दूसरे से टकराते रहे और अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ते रहे। ये जो प्रोसेस थी ये अरबों खरबों सालों से चलती रही, और ये जो एक मास का टुकड़ा बना, एक बहुत बड़ा मास का या टुकड़ा कह सकते हो या पिंड कह सकते हो। ठीक है, इसको नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। ठीक है, साइंस की भाषा में बोलते हैं इसको सिंगुलैरिटी। ठीक है, एक जगह इकट्ठा हुआ। क्या हुआ बच्चों, जैसे कि ब्रह्मांड में ये धूल के कण थे, ठीक है, मोशन हो रही थी, ये इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, अट्रैक्शन फोर्स बना और एक जगह इकट्ठे होते चले गए। तो ये जो प्रोसेस थी, ये अरबों खरबों सालों तक ऐसे ही चलती रही, और एक समय आने पर एक जगह एक मास का टुकड़ा इकट्ठा हो गया। आपको अभी तो ये लग रहा होगा कि ये इतना छोटा सा मास का टुकड़ा है, लेकिन वास्तव में रियलिटी ये थी, ये इतना बड़ा मास का टुकड़ा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इतना बड़ा मास का टुकड़ा इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, इसमें ह्यूज एनर्जी, ह्यूज मास ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी, और प्रेशर के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ। ठीक है, और विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण ये जो मास का टुकड़ा था इतना बड़ा, ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। पता नहीं कितने अरबों खरबों, अनगिनत, आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरे ब्रह्मांड में कितने हैं। ठीक है, इन्हीं को नाम दिया है क्या, गैलेक्सीज। इन्हीं को नाम दिया है क्या, गैलेक्सी।
ठीक है बच्चों। और ये जो विस्फोट हुआ, ठीक है, इसी को नाम दिया गया, इसको बोलते हैं महाविस्फोटन सिद्धांत। इसी को बोलते हैं महाविस्फोटन सिद्धांत। ठीक है बच्चों। और साइंस की भाषा में बोलते हैं बिग क्रंच। ठीक है बच्चों, याद रखना, इसी को बोलते हैं महाविस्फोटन सिद्धांत या बिग क्रंच। तो ये जो पूरा पिंड था या ये जो मास का टुकड़ा था, ये इतना बड़ा था, आप इमेजिन भी नहीं कर रहे। देखो कितनी अरबों खरबों गैलेक्सीज है पूरे ब्रह्मांड में, और ये जो गैलेक्सीज है ये एक दूसरे से दूर भाग रही है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस थी गैलेक्सी बनने की या इसको टूटने की, ये प्रोसेस इतनी फास्ट थी कि 1 सेकंड के 1 अरबवे 1 सेकंड के 1 अरबवे हिस्से में ये प्रोसेस चली। ठीक है, ये जो प्रोसेस थी इतनी फास्ट थी। ठीक है, और आज तक भी ये प्रोसेस जारी है। ठीक है, इसके बारे में जो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम हुआ, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर। सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। कौन हुए? जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है बच्चों, और इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? 1927 ईस्वी में। यहां तक का बच्चों नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, ये जो जॉर्ज लेमेंटर साहब थे, ये बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम निवासी। ठीक है बच्चों, जॉर्ज लेमेंटर साहब बेल्जियम के निवासी थे, और ये एक खगोल शास्त्री होने के साथ साथ, ठीक है, ये एक खगोल शास्त्री होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, चीजों को समझना। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में या इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया। सॉरी। ठीक है बच्चों, कौन? जॉर्ज लेमेंटर साहब। सबसे पहले जो थ्योरी दी इन्होंने बताया कि भाई पूरे ब्रह्मांड में जो धूल के कण है वो आपस में ऐसे ऐसे चिपके, ये जो प्रोसेस थी ऐसे ऐसे हुई। ठीक है, और हाइड्रोजन व हीलियम के कण आपस में, जब हाइड्रोजन के कण बने आपस में टकराए, दो हाइड्रोजन के 2 अणुओं ने हीलियम का निर्माण किया और एनर्जी बनी। ठीक है, एक एनर्जी के कारण तो ये अपने यहाँ इस जगह इकट्ठे हुए। ठीक है, आकर्षण बल के कारण, और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के कारण इसमें एनर्जी बनी, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में किन्होंने बताया? जॉर्ज लेमेंटर साहब ने। ठीक है बच्चों, और यही मान लिया कोई भी चीज आती है सबसे पहले तो उस पर बिलीव नहीं किया जाता, तो इनकी जो थ्योरी थी इन पर बिलीव नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडविन हबल। 1929 में। ठीक है, ये कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी। ठीक है, अमेरिकी खगोलकर्ता। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सीज थी
ठीक है, ये उनका अध्ययन करते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे। ठीक है, कौन? एडविन हबल। तो एडविन हबल साहब ने देखा कि भाई जॉर्ज लेमेंटर साहब ने जो थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी, उसका जो प्रोसेस था, वो जो क्या गैलेक्सीज का एक दूसरे से दूर भागना, वो आज भी जारी है। ठीक है, आज भी गैलेक्सीज, जितनी भी हमारी गैलेक्सीज है, वो आज भी ब्रह्मांड में एक दूसरे से दूर भाग रही है। ठीक है, तो ये चीज किसने बताई? एडविन हबल ने। फिर कहीं जाकर बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर साहब की बिग बैंग थ्योरी को सत्य मान लिया गया। ठीक है, जो सबसे सटीक ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में या ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो सबसे सटीक थ्योरी मानी जाती है, वो कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। किन्होंने दी? जॉर्ज लेमेंटर साहब ने। ठीक है बच्चों, नोट करो यहां तक। आई थिंक आप सभी लोगों ने बच्चे नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहा करो, और जिन बच्चों ने नहीं भी किया है वो वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं, पॉज कर भी कर सकते हैं। चीजों को समझना बच्चों। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा ये ब्रह्मांड कैसे बना। कुछ और भी आगे चीजें आएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। समझना बच्चों। ठीक है, मान लिया पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में कितनी है? अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। ठीक है, उन अरबों खरबों गैलेक्सीज में से हमारी एक गैलेक्सी जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, मान लो ये पूरा ब्रह्मांड है, इमेजिन, लेट्स सपोज। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, और इसमें से हमारी गैलेक्सी है जिस पर हम रहते हैं। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का गैलेक्सी। ठीक है बच्चों, जिसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। या मिल्की वे। ये सभी इसी के नाम है। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं या गैलेक्सी। ठीक है, और एक गैलेक्सी में अरबों खरबों, लगभग 100 मिलियन स्टार, 100 मिलियन स्टार। अब सोचिए बच्चों, जिस गैलेक्सीज में हम या आप रह रहे हैं, ठीक है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे में, उसमें 100 मिलियन स्टार्स है। या लगभग आप कह सकते हो, कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये और से सिर्फ अनुमान है, अंदाजा है। ठीक है बच्चों, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार है, और पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज है। तो बताओ पूरे ब्रह्मांड में कितने स्टार होंगे? कांट इमेजिन। ठीक है, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो समझना, एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार है, और उन स्टार में भी हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और जो हमारी सबसे पड़ोस की गैलेक्सी है, अब मान लिया पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज है, तो हम अपने आसपास को ही तो देखें, पास पड़ोस वाले को ही तो देखें, उसी के बारे में तो ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, तो जो हमारी पड़ोस की गैलेक्सी है, ठीक है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हमारी पड़ोस की गैलेक्सीज, नियरेस्ट गैलेक्सीज। ठीक है, किसकी? मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सीज। कौन? एंड्रोमेडा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, यहां पर समझना चीजें और समझने की कोशिश करना। ये हमारा ब्रह्मांड,
ये हमारी आकाशगंगा। अब उसमें से अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, पड़ोसी हमारे एंड्रोमेडा है, उसमें से हमारी एक आकाशगंगा है जिसको हमने नाम दिया क्या, मिल्की वे। इसमें लगभग 100 मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। और 100 मिलियन स्टार्स हैं, उसी में हमारे सन, सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। सूर्य भी एक तारा है, सन भी एक स्टार है। और ऐसे पता नहीं हमारी गैलेक्सीज में कितने सन होंगे, कितने सूर्य होंगे, ठीक है, चीजों को समझना। और सन के बाद आता है सन का परिवार, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति, अरुण, वरुण जो भी है, वो इनको बोलते हैं सूर्य का परिवार, सन फैमिली। ठीक है बच्चों, चीजों को समझने की कोशिश करना। ये सन है और ये है हमारी पृथ्वी। मान लो अर्थ, इसी आकाशगंगा में है हमारा सन और हमारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, चीजों को समझना। और ऐसे पता नहीं कितने सूर्य होंगे किसमें, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे में। जैसे कि आप समझना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। हमारी आकाशगंगा के अंदर ये हमारा ग्रह है जहां पर हम रह रहे हैं, यानी कि अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। और हम यहां से किसको देखते हैं, सन को, ठीक है, सन को देखते हैं, यानी कि सन हमें यहां से नजर आता है। जो सन का जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट 16 या 17 सेकंड बाद, या 16 सेकंड में या 17 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें जो है सुबह नजर आती है या रात नजर आती है, ठीक है। रात व दिन का सिस्टम अलग है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पृथ्वी के घूमने के कारण है, आगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन जो सन है, जो सूर्य है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो सनलाइट है, वो लगभग 8 मिनट 16 या 17 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती है, ठीक है, चीजें समझना। वहीं लगभग हमारी आकाशगंगा में अरबों खरबों स्टार्स हैं, उनमें से हमारा स्टार सूर्य भी है, ठीक है। उसी में सेकंड नियरेस्ट स्टार या सेकंड नियरेस्ट सन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप सेकंड नियरेस्ट सन भी बोल सकते हो, जिसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है बच्चों, याद रखना, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका नाम है। ये भी हमारे सूर्य की तरह ही स्टार है, यानी कि ये भी एक सूर्य है। और ऐसे पता नहीं कितने सूर्य होंगे हमारे, क्योंकि हमारी जो आकाशगंगा है इसमें लगभग अरबों खरबों स्टार, यानी कि हमारे जितने भी मतलब तारे हैं लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, उनमें से ही हमारे जो सूर्य है, ये भी एक स्टार, आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। और ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सेकंड नियरेस्ट सन, जिसको हम बोलते हैं सेकंड नियरेस्ट स्टार भी बोलते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। ऐसे पता नहीं कितने सन होंगे, हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है, ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने सन होंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, यहीं से आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि लगभग कि भाई सूर्य तो हमें इतना बड़ा नजर आता है, लेकिन जो स्टार होते हैं वो तो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। उसका भी एक कारण है, ठीक है बच्चों, समझना। मान लिया पूरा ब्रह्मांड है और यहां पर मान लो ये स्टार है, भाई सन तो हमें इतना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो स्टार है ये हमें छोटे नजर क्यों आ रहे हैं, उसका कारण है अर्थ की और सन की दूरी कम है, और ये जो स्टार्स हैं इनकी दूरी अर्थ से बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत
ज्यादा अधिक डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा अधिक डिस्टेंस होने के कारण ये जो स्टार्स होते हैं हमें छोटे नजर आते हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए। अब सोचिए आप, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि छोटे होने के बाद भी, इतनी दूर होने के बाद भी चमकते हैं और आपको दिखाई देते हैं। तो सोचो कितनी एनर्जी होंगी, कितने बड़े होंगे। हो सकता है हमारे सन से, हमारे सूर्य से कई लाख गुना बड़े, जो इतनी अधिक दूरी से भी हमें आज से नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ पर आपको एग्जाम में 8 मिनट 16 सेकंड के बजाय 8.3 मिनट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना है एग्जाम में। तो चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो यही एक कारण है, देखो, कि जो सन होता है, जो सूर्य होता है, उसको हम लोग, हमारे जो पुराण है, वेद है, उनमें देवता का रूप दिया गया है, देवता माना गया सन को। इसी कारण सोचिए, आप सपोज कर लो, करिए, ये मान लिया आज सन खत्म हो जाए और लगभग 4.25 साल बाद सेकंड सन का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आएगा। इसकी जो सनलाइट है वो 4.25 साल बाद पृथ्वी तक आएगी। क्या 4.25 सालों तक आप अंधेरे में रह लोगे? चलो मान लिया आप अंधेरे में रह भी लोगे, तो क्या चीजें आपको मिल पाएंगी? सन आज खत्म हो जाए, भाई सन के बिना तो कुछ नहीं है ना। मान लिया अगर सनलाइट ना है तो पौधे ना उत्पन्न होंगे, पौधे अपना भोजन ना बनाए। ठीक है, सन है तो सब कुछ है, जीवन है पृथ्वी पर। जीवन किसकी बदौलत है? सन की बदौलत। ठीक है, तो इसको इसलिए पूजा करो। ठीक है सभी लोग। ठीक है, तो सन एक देवता है, आपके सामने है। ठीक है, जो आपको जीवन दे रहा है। ठीक है बच्चों, एक तो आपके माता पिता होते हैं जो आपको जीवन देते हैं, दूसरा अर्थ पर जो जीवन है वो सन की बदौलत ही है, इस सन की बदौलत। ठीक है बच्चों, तो चीजों को समझो, नोट करो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी देना। ठीक है बच्चों, जो भी आपको डाउट लगे या कोई चीज आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।